नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में एवं 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है वह है अव्यय। और अव्यय कहते किसे हैं, इस विषय में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कृत में अव्यय की परिभाषा क्या बताई गई है उसका अध्ययन करते हैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात सदृशम यानी समान रूप से तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। सर्वासु च विभक्तिषु यानी प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक और संबोधन सहित। वचनेषु यानी तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यन्न वेति ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते, व्यय नहीं होते, तद अव्यय वह अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय की परिभाषा सामान्य अर्थों में यदि समझे तो संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो आइए इस अव्यय का अध्ययन करते हैं। अव्यय किस प्रकार से हम जान सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम यदि तीनों लिंगों में अव्यय को जाना जाए कि किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 वाक्य हैं। अद्य रामः विद्यालयं गच्छति, आज राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग वाक्य है जिसमें पुल्लिंग के आधार पर बन रहा है, तो यहाँ पर अद्य मतलब आज। दूसरे वाक्य में देखें, अद्य गीता विद्यालयं गच्छति। ये दूसरा वाक्य जो है, इसमें गीता जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है और अद्य यानी आज गीता विद्यालय को जाती है। यदि तीसरा वाक्य देखा जाए, अद्य वाहनम ना चलति, यहाँ पर जो वाहनम शब्द है वह नपुंसकलिंग शब्द है और आज वाहन नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों वाक्यों में जो अद्य शब्द है अन्य सभी लिंगों में एक समान रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः अद्य एक अव्यय है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम विभक्तियों में अव्यय का उदाहरण देखना चाहें तो दीपकः तत्र गच्छति, यहाँ पर जो दीपकः शब्द है प्रथमा विभक्ति का शब्द है, एक वचन का शब्द है, तो दीपक तत्र गच्छति यानी दीपक वहाँ जाता है। दूसरे में देखें तो दीपकस्य पुस्तकम तत्र अस्ति, तो दीपकस्य पुस्तकम तत्र अस्ति अर्थात दीपक की पुस्तक वहाँ है। तो यहाँ पर दीपकस्य जो शब्द है वह षष्ठी विभक्ति का है, परंतु दोनों वाक्यों में जो तत्र शब्द है जिसका अर्थ होता है वहाँ, वह एक समान है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यहाँ पर तत्र शब्द भी एक अव्यय है। ठीक इसी प्रकार से यदि वचनों में अव्यय का उदाहरण देखा जाए तो प्रथम वाक्य है सह श्वः वाराणसीं गमिष्यति, वह कल वाराणसी को जाएगा। तो यहाँ पर जो सह शब्द है वह एक वचन का शब्द है। तौ श्वः वाराणसीं गमिष्यतः, तो यहाँ पर जो तौ शब्द है वह द्विवचन का शब्द है, वे दोनों कल वाराणसी को जाएंगे। ते श्वः वाराणसीं गमिष्यन्ति, वे सब कल वाराणसी को जाएंगे। यहाँ पर तीनों वाक्यों में श्वः जो शब्द है वह आने वाले कल के लिए प्रयुक्त किए गए हैं और तीनों वाक्यों में अलग अलग वचन होने के बावजूद श्वः जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः यहाँ पर श्वः शब्द एक अव्यय है। तो आइए पुनः वर्कशीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के अव्यय और कौन कौन से हैं, उनका एक बार उच्चारण कर लेंगे, अर्थ आप स्वयं देख लें। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण आए हैं, कुछ अव्यय आए हैं। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समन्ततः, अधुना, सम्प्रति, इदानीं, यावत्, तावत्, सदा, सततं, शनैः शनैः, यथा तथा,
यदा तदा, यत्र तत्र, ऊपरी अधः, श्वः, ह्यः, चेत्, उच्चै निच्चै, सर्वत्र, कुत्र, एकत्र, कथम, कथनचित। इनके आगे इनके अर्थ दिए गए हैं। आइए अन्य अवयवों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। भूयो भूयः, मुहुर्मुहुः, अस्कृत, सहसा, अकस्मात्, सद्यः, सपदि, झटिति शीघ्रम, एकदा। यहाँ पर दोनों अव्यय झटिति और शीघ्रम। कथनचित, कुतः, अजस्रम, नूनम, खलु, किल, एवमेव, ध्रुवम, किंचित, किंचन, किंचित। दोनों का अर्थ किंचन और किंचित का कुछ होता है। इसके बाद आइए आगे जो अव्यय हैं उनका उच्चारण कर लेते हैं। अचिरम, अपरम, च, अथ किम, कदाचित, पुरा, अपि, वृथा, मा, न, ऋते, समया, निकषा, अन्यथा। तो आप इन अव्ययों का उच्चारण कर कर इनके आगे लिखे गए इनके अर्थों को पढ़कर आप अव्ययों को आसानी से पहचान सकते हैं। इसी आधार पर अभ्यास कार्य दिया गया है, उसको आप करेंगे। जैसा कि यहाँ प्रथम प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः। निम्नलिखित अव्ययों को रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। तो इसके आधार पर हम प्रश्न के उत्तर करने का प्रयास करेंगे। पहला है निर्णयः न करणीयः, निर्णय नहीं करना चाहिए। तो सहसा, अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए सहसा शब्द आता है। सहसा निर्णयः न करणीयः। गृहं गच्छ, इदानीम, यानी अभी तुम घर जाओ, यहाँ पर इदानीम शब्द आ जाएगा। दूसरे में अहम वाराणसीम गमिष्यामि, मैं वाराणसी को जाऊँगा, तो श्वः, कल मैं वाराणसी जाऊँगा। प्रातः भ्रमणम कुर्यात्, मतलब प्रातः सुबह भ्रमण करना चाहिए, तो यहाँ पर सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा प्रातः भ्रमण करना चाहिए। मम गृहे उत्सवः आसीत्, तो मेरे घर में उत्सव था। कब था? जो बीत चुका है, तो यानी हिया, यानी बीते हुए कल के लिए हिया शब्द का प्रयोग होता है। अहम संस्कृतम पठामि, तो यहाँ पर उपलब्ध मंजूषा के आधार पर अचिरम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अचिरम मतलब अभी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। त्वम किम गच्छसि, तो यहाँ पर हम अपि शब्द का प्रयोग करेंगे। त्वम किम अपि गच्छसि, क्या तुम भी जाते हो। उसके पश्चात यदा अहम गमिष्यामि, जब मैं जाऊँगा। तदा सह अत्र आगमिष्यति, तदा तब वह यहाँ आएगा, जब मैं जाऊँगा तब वह यहाँ आएगा। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न में दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर कर लेंगे। इसके पश्चात द्वितीय प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्ययपदानि प्रयुक्तानि तानि पदानि चित्वा यथास्थानं लिखत। जो अधोलिखित वाक्य दिए गए हैं उसमें अव्यय पदों जो प्रयुक्त किए गए हैं उन पदों को चुनकर लिखना है नीचे। तो प्रथम प्रश्न में पूछा गया है, यावत परीक्षा कालः नायाति तावत परिश्रम कुरु। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है इसमें अव्यय कौन से हैं, तो यावत और तावत, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। कालः वृथा न यापनीयः, जो समय है उसको बेवजह नहीं बिताना चाहिए, तो यहाँ पर वृथा शब्द एक अव्यय है। अहम संप्रति गृहं गंतुम इच्छामि, मैं अभी आज घर जाना की इच्छा रखता हूँ, तो यहाँ पर संप्रति शब्द है वह अव्यय है। तो इस प्रकार से तीनों वाक्यों में हमने अव्ययों का चयन करके उनका उत्तर लिखना है। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी, इसका अध्ययन आप भली भांति कर लेंगे। धन्यवाद।